नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस नीति की उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से अगर आप केवीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसी को ध्यान में रख करके हम चीज़ें पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या नहीं। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पिछली बार भी केवीएस में बहुत कुछ चीज़ें इससे पूछी गई थी और इस बार भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे अक्सर ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। वहाँ पे मैं आपको इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बात कर रहे हैं शिक्षा नीति की। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि शिक्षा नीति को लेकर के इससे पहले क्या कुछ हुआ है। तो थोड़ा सा हम इतिहास पे नज़र मार लेते हैं। तो इससे अगर आप देखेंगे, शिक्षा नीति मुख्य रूप से अभी तक जो रही है, जो व्यापक रूप से अपनाई गई, उसको लागू किया गया, वो तीन ही रही हैं। एक थी 1968 में आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपको ध्यान होगा 1964 में कोठारी कमीशन आया था। उस कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस को मानते हुए 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो अपनाई गई थी, उसको लागू किया गया था। उसके बाद 1986 में आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 2020 से पहले अभी तक वही चली आ रही थी, जिसमें कि 10+2 वाला सिस्टम अगर आपको ध्यान हो, 10+2+3 जिसको हम कहते हैं 10+2+3, ये सिस्टम जो चला आ रहा था वो 1986 वाली पॉलिसी के तहत था। इसी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करके 1991-92 वाली पॉलिसी थी, जिसमें यशपाल कमेटी वगैरह अगर आपको ध्यान हो, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई थी। हालांकि वो माइनर सा चेंजेस था, इसी का एक अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हैं था वो। ठीक है। और जो 1986 के बाद जो सबसे बड़ी नीति आती है वो 2020 में आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अगर आप देखें तो लगभग लगभग 34 साल बाद जो है ये शिक्षा नीति हमें देखने को मिल रही है। और देखिए, इन सालों में क्या होता है कि बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, हमारा समाज बदल जाता है, नई नई तकनीकें आ जाती हैं, नए नए विचार आ जाते हैं, हमारे देश की आवश्यकताएं बदल जाती हैं और उसी वजह से हमें अपनी शिक्षा नीति में भी बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें 1986 में और 2020 में तो काफ़ी अंतर आ गया। आज का युग जो है वो एआई का युग है। तो ऐसे में हमें अपनी शिक्षा नीति को ऐसा बनाने की ज़रूरत है जिससे कि जो बच्चे अब इन स्कूलों में जाएंगे, जब वो पढ़ेंगे तो उनको अपने करिकुलम में एआई जैसी चीज़ें या और भी कई चीज़ें जो उनको आज के वर्तमान के समय के हिसाब से उनके मतलब उनको ज्ञान होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें उस नीति में रखनी पड़ती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि अभी चल रही है वर्तमान में, इसको अपनाया गया। ठीक है। अगर आप देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो लागू तो 29 जुलाई 2020 को कर दिया गया था पूरे देश भर में। और लागू करने का मतलब होता है कि केंद्र सरकार ने उसको मतलब पास कर दिया है। जो हमारा संसद है, हमारी संसद है, वहाँ से पास हो गया। अब सरकारें भी जो होती हैं, राज्य सरकारें, वो फिर अपने आप उसको धीरे धीरे जो है अपने राज्यों में लागू करती हैं। वो अपनी विधान सभा में उसको पास करके उनको लागू करती हैं। वो सब एक अलग मैटर है। ठीक है। तो अगर आप बात किया जाए लागू कब किया गया देश भर में, तो 29 जुलाई 2020 को जो है लागू कर दिया गया था। और जो ये नीति बनी थी तो उससे पहले क्या है कि जो कमेटी बनती है, जो अध्यक्ष इनके थे, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो है इसरो के रहे हैं, के कस्तूरी रंगन। ये आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इनकी अध्यक्षता में जो है ये नीति बनाई गई है। 1986 की नीति के बाद पहली बार जो है इतना बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा बदलाव अगर आपको पता हो, 5+3+3+4 वाला जो चेंज है वो काफ़ी बड़ा चेंज है। एज को लेकर के जो परिवर्तन किया गया है, जो पहले एज हुआ करती थी स्कूलों में फर्स्ट क्लास में, अब जो होती है उसको में बदलाव कर दिया गया। तो बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें हैं इस नीति में बदली हैं। अगर आप इस नीति को देखें, अगर आप इसको पढ़ें ध्यान से, जो ऑफिशियली अवेलेबल है गवर्नमेंट वेबसाइट पर, वहाँ से, तो जब आप इसको पढ़ेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आपको 27 चैप्टर अध्याय मिलेंगे, जो कि मुख्य रूप से 4 भागों में बटे हुए हैं। इन 4 भागों में बांट के इन 27 अध्याय को लिखा गया। ठीक है। तो ये पूरी बेसिक है नीति के बारे में।
अगर हम बात करें इस नीति के, तो क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको समझ लीजिए, एग्ज़ाम में इस पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य रूप से 5 स्तंभों पर आधारित है, जो कि आपको पता होना चाहिए। पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। इसी को इंग्लिश में भी लिख रखा है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक-एक करके समझते हैं। इसका क्या अर्थ है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है मुख्य रूप से वो 5 बातों को ध्यान में रखती है कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए, उसकी पहुँच होनी चाहिए सभी तक। ठीक है? अगर आप देखें तो आज भी बहुत सारे बच्चे स्कूलों से दूर हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है उनके आस-पास स्कूल नहीं है। ख़ासकर जो लड़कियां होती हैं वो आप देखेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 5वीं या 8वीं तक की शिक्षा तो वो पास कर पाती है अपने आसपास के विद्यालय से, लेकिन उसकी ऊपर की शिक्षा के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तो पहुंच जो है वो अभी नहीं है ठीक से। तो पहुंच एक तो हमें करनी है, यानी कि एक्सेस, सभी का एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन तक, स्कूल तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा का जो सबसे पहला स्तंभ है वो। दूसरा है समानता, यानी कि इक्विटी। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि विद्यालय में कक्ष में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपके सामने जो भी बच्चे हैं, 100, 50, 30 जितने भी बच्चे हैं, आप भेदभाव नहीं करेंगे, इक्वली सबको देखेंगे। आपके लिए वो एक लर्नर है, एक विद्यार्थी है जो आपके पास सीखने आया है, और बिना किसी भेदभाव के समान रूप से जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाएंगे। हालांकि जो साइकोलॉजिकली जो होता है कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस या बच्चे का इंटरेस्ट, वो सब तो आपको देखना है, बट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है? कि भाई कोई गरीब तबके का है या कोई पिछड़े समाज से बच्चा आ रहा है, तो इस आधार पे भेदभाव ना हो, सबको एक समान रूप से अवसर मिले। लड़का लड़की के आधार पे भेदभाव ना हो, है ना? जैसे कि कई बार देखा जाता है कि भाई लड़कों को खेलकूद में, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी आगे रखा जाता है, उनको अवसर दिया जाता है। लड़कियों के साथ वो चीज़ नहीं होती, तो वो क्या है, असमानता को दर्शा रहा है। तो समानता होनी चाहिए विद्यालय में, पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के समानता हो, इक्विटी हो। अगला है गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी हो। हमारी जो, अगर आप देखें शिक्षा व्यवस्था, तो खासकर जो सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा होती है उसकी गुणवत्ता पर समय समय पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि भाई स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो है वो गुणवत्ता नहीं मिलती है। प्राइवेट स्कूलों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है इस चीज़ को लेकर के। तो नई शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि गुणवत्ता होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे ना, तो उसकी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एफएलएन हो गया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। निपुण भारत जो है वो आज जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके तहत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब इन्हीं के तहत है। इसी के रूप में अगर आप देखें तो दीक्षा, दीक्षा के नाम से भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कि गुणवत्ता पर ही आधारित हैं। और इसके द्वारा सरकार क्या कर रही है कि जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उनको एक तो ऑनलाइन प्रोवाइड करा पाना, जिससे कि टीचर, बच्चे, यहाँ तक कि पेरेंट्स तक भी उनको देख के समझ के बच्चों को पढ़ा सके, करवा सके। ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना? वर्कशीट्स हो गई, वीडियोज़ हो गई, इन पर काम किया जा रहा है आजकल। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई या बहुत कुछ चीज़ें। तो बहुत सारे कदम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रयास हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, और एनईपी में भी इस बात को कहा गया है। और मुख्य रूप से ये इसीलिए है ताकि गुणवत्ता की जो बात की जाती है, क्वालिटी, वो जो है बेहतर किया जा सके। ठीक है? अगला है सामर्थ्य, यानी कि अफोर्डेबिलिटी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप देखें प्राइवेट में, तो आज के समय में प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं कि हर कोई नहीं पढ़ा पाता। और इसीलिए आरटीई 2019 के तहत, सॉरी 2019 नहीं, 2009, आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन जो हम कहते हैं, 2009, 2009, इसके तहत ये बात कह रखी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे उसमें भी 25% जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये सब क्यों है? ये अफोर्डेबिलिटी के लिए सारी चीज़ें की गई हैं कि भाई सरकारी हो, प्राइवेट हो, कि बच्चा अफोर्ड कर पाए एजुकेशन, है ना? अगर सरकार की बंदिशें ना हो तो अगर आप देखें तो प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस कर देते हैं, डोनेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से एक सामान्य व्यक्ति, मतलब गरीब तो छोड़िए, सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति भी सोचता है कि भाई मैं अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं सरकारी की, तो हम क्योंकि सरकारी स्कूल में जाएंगे, सरकारी स्कूल के टीचर बनेंगे, तो मुख्य रूप से सरकारी स्कूल में भी भाई अफोर्डेबल होनी चाहिए। हालांकि अफोर्डेबल ही होती है चीज़ें,
फ्री में ही एजुकेशन है। एक तो 14 साल तक की एज तक एजुकेशन फ्री है। आरटीई एक्ट अगर आपको पता हो तो 6 से 14 साल तक तो एजुकेशन फ्री होती है। मतलब कि आप यूँ मान के चलिए कि 9वीं 10वीं तक तो बच्चे को कोई फ़ीस देनी ही नहीं, 8वीं तक तो कोई फ़ीस देनी ही नहीं है बच्चे को। उसके बाद मिनिमम फ़ीस जो होती है, कई जगह लिए जाते हैं, कई जगह वो भी फ्री होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मुख्य रूप से क्या है कि अफोर्डेबल बनाना है हमें। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा एजुकेशन को लेकर के इतना सोचे ना, उनको चिंता ना हो कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। इतना अफोर्डेबल एजुकेशन को कर देना है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख स्तंभों में से एक है। और अगला है जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या होता है, देखिए हर चीज़ में अकाउंटेबिलिटी होती है, तो ऐसे ही एक लर्नर, एक बच्चे की अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए शिक्षा को लेकर के, कि यदि कोई बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। और ये जवाबदेही मुख्य रूप से किस पर डाली जाएगी, ये जवाबदेही मुख्य रूप से जो टीचर्स होते हैं, जो स्कूल है, स्कूल मैनेजमेंट है, उन पर डाली जाएगी कि भाई बच्चे का जो प्रोग्रेस है, जो लर्निंग है, वो इतनी बेहतर या उसमें सुधार अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसकी जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रही है, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सब क्यों नहीं है, इसकी एक अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। ये मुख्य रूप से बातें की गई हैं। ये 5 जो है ये स्तंभ हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, वो है जो व्यवस्था थी, जो ढांचा था हमारे स्कूल का, स्कूली सिस्टम का, उसको बदल दिया गया है। अगर आप पुरानी व्यवस्था देखें तो उसमें जनरली क्या होता है, 10+2 होता है। ये सिर्फ स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमें 10+2+3 कर दूँ तो यहाँ पे 3 का मतलब ये कॉलेज हो जाते हैं 3 साल के। तो अगर हम स्कूल की अगर बात करें तो पहले 10+2 वाली व्यवस्था चलती थी। अगर आप यहाँ देखें तो ये पिछला अकेडमिक ढांचा होता था, जिसमें कि क्लास 10th और उसके बाद 11-12, ठीक है, ये हुआ करता था। तो 10+2 सिस्टम चला जाता था। अगर इसमें आप देखें एज ग्रुप, तो 6 से 16 साल के बच्चे जो होते थे इस एज ग्रुप में आते थे। मतलब 6 साल का बच्चा पहली क्लास में होता था, ये पहले वाला सिस्टम है। और वहीं 18 साल का बच्चा 12वीं पास करता था, ये पहले हुआ करता था। इसको बदल दिया गया। अब नया स्कूली ढांचा जो है वो तैयार किया गया है, जिसके तहत 5+3+3+4, और उसको आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये नया शैक्षणिक ढांचा है। और इतना ही नहीं, इन सभी के नाम भी हैं। अगर आप देखें कि पहले जो 5 होंगे, मतलब 5 का मतलब यहाँ पे मतलब एक तो पहली दूसरी हो जाएगी ये, और इससे पहले जो प्री प्राइमरी जिसको हम कहते हैं वो 3 साल की होगी। प्री प्राइमरी 3 साल की होगी, जिसमें क्या आप कह लीजिए मतलब बाल वाटिका उसका नाम रखा जाए, या कुछ उसको नर्सरी केजी कहते हैं इस तरीके से। तो पहले 3 साल की प्री प्राइमरी, उसके बाद क्लास 1-2, ये सब मिला करके जो कहलाएगा इसको हम बोलेंगे फाउंडेशनल। ये फाउंडेशनल स्टेज है जो कि शुरू के 5 साल होंगे, ठीक है। इसमें 3 साल की प्री प्राइमरी हो जाएगी और क्लास 1 क्लास 2 हो जाएगी। इसका नाम रखा गया फाउंडेशनल। इसका रीज़न ये है कि भाई इस स्टेज में मुख्य रूप से बच्चे का फाउंडेशन रखा जाता है। और अगर आप देखें तो बच्चे के आधार को ही मजबूत करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया FLN, जो कि मुख्य रूप से इस फाउंडेशनल स्टेज के लिए ही है। और इसका मतलब है, FLN का मतलब भी होता है फाउंडेशनल इन लिटरेचर एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो ये FLN जो है प्रोग्राम इसी के तहत चलाया गया। अगला अगर आप देखें तो फाउंडेशनल के बाद अगले 3 साल, यहाँ पे 3 का मतलब है अगले 3 साल, मतलब 5 साल तो यहाँ बिता दिए बच्चे ने, अब 3 साल जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा। और इन 3 सालों में वो किस क्लास में होगा, क्लास 3 to 5 में होगा। और बच्चे की एज जो है वो 8 से 11 साल होगी। यहाँ पे एज में भी चेंज किया गया। अगर आप देखें तो जनरली पहले जो हुआ करता था उसके अनुसार और अब के अनुसार बहुत चेंज आ गया। यहाँ पे शुरू के 3 साल जो है बच्चा उसी में रहेगा, बाल वाटिका में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्लास 6 to 8 यहाँ पे जो है बच्चा फर्स्ट सेकंड में होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे सीधा 6 से 16 साल वाला सिस्टम हुआ करता था, यहाँ पे 6 से 8 हो जाएगा। फिर 8 से 11 यानी कि वही 3 to 5 क्लास जो हो जाएगी प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें इसको कहा जाएगा। अगला है मिडल। मिडल में क्या होगा, मिडल में अगर आप देखें तो इसमें जो एज ग्रुप रहेगी वो 11 से 14 साल रहेगी, और क्लास जो होगी 6 to 8 होगी, ठीक है। जिसको कि आप अपर प्राइमरी पहले कहा करते थे, अब इसको कहा जाएगा मिडल,
ठीक है, ये मिडिल स्टेज है। तो ये नए नाम आप सभी को पता होने चाहिए कि भाई फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और उसके बाद सबसे आखिर में सेकेंडरी होगा। अगर आप देखें तो पहले 11th और 12th इस वाली क्लास को सीनियर सेकेंडरी कहा जाता था। जो हमें सीबीएसई से सर्टिफिकेट मिलते थे ना 11 12th वाले, उसमें अगर आप देखें तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होता था वो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये सेकेंडरी इसका नाम कर दिया गया है। इसमें जो क्लास है वो 9 से 12 तक की क्लास है। टोटल 4 साल जो है बच्चा इस स्टेज में रहेगा और इसमें जो एज होगी वो 14 से 18 साल होगी। ठीक है, तो देखिए अगर आप जो यहाँ पे ढांचा है क्लास का हो या एज का हो उसको भी रिकंस्ट्रक्ट यहाँ पर कर दिया गया है। और अब ये जो नई व्यवस्था है ये मुख्य रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन है उनमें तो ये इम्प्लीमेंट हो ही गई है। दिल्ली के स्कूलों में या और भी कई महत्वपूर्ण जगह पर इन स्कूलों को, इन सिस्टम को लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति के तहत जो है ये बदलाव किए गए हैं। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, एक 6 साल का जो बच्चा होता है 6+ का जो ये बच्चा होगा वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास में जाएगा। इसी प्रकार से 7+ का बच्चा जो है वो सेकेंड क्लास में जाएगा और 8+ का बच्चा जो है वो थर्ड क्लास में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो चलती जाएंगी। और अंत में अगर आप देखेंगे तो जो बच्चा 17+ का होगा यानी कि 18 साल का हो जाएगा वो 12th क्लास में जाएगा। जो कि सिस्टम पहले चला आता था वही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये नई शिक्षा नीति के तहत जो है ये बदलाव किए गए हैं। अगला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये मुख्य रूप से रटने और परीक्षा के सीखने के बजाय, आपने देखा होगा ना बहुत सारे बच्चे होते हैं खासकर, या पहले जो हुआ करता था कि भाई एग्ज़ाम के लिए बस पढ़ना है, एग्ज़ाम में बस पास हो जाएं, तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले रट के बच्चे पास हो जाया करते थे। तो जो नई शिक्षा नीति है वो रटने और परीक्षा के लिए सीखने की बजाय वैचारिक समझ, कि भाई समझ पैदा हो और शैक्षिक परिणाम में सुधार पर जोर देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई जो रटने वाला सिस्टम है उसको ख़त्म करो, एग्ज़ाम से पहले पढ़ के रट के पास हो जाओ, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी बनानी होगी जहाँ पे बच्चा सीखे, है ना, विषय को लेकर के वहाँ पे उसकी समझ पैदा हो और जो शैक्षिक परिणाम है उस पर हम धीरे धीरे सुधार करेंगे। तो इस पर ये जो नई व्यवस्था है ये जोर देती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं, ये फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। पहला तो ये कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार साल 2030 तक जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा जो अभी हमने 5+3+3+4 जो हमने पढ़ा अभी, इसमें सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है वो 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। कि भाई जितने भी बच्चे जो 18 साल तक के हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि 6 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे, लेकिन अगर आप देखें नई वाली व्यवस्था में तो इसमें 3+ का बच्चा भी स्कूल में आ जाता है। तो 3+ का बच्चा, तो 3 से 18 साल तक के जो बच्चे होंगे वो स्कूल में 100% उसका इनरोलमेंट होना अति आवश्यक है। ये नई शिक्षा नीति के तहत जो है इसका लक्ष्य रखा गया कि हम 2030 तक इस चीज़ को कर लेंगे। वहीं उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात की गई है, कॉलेज वगैरह की, उसमें जो होगा इनरोलमेंट रेशियो इसको 50% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वर्तमान में अगर आप देखें तो शायद 26 या 27% के आसपास है। इसको 50% तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है। तो इन दोनों फैक्ट्स को आप याद कर लेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें जो हमारी जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद जो हमारी जीडीपी होती है, उसका 6% कम से कम खर्च हम करेंगे, जो कि अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4% के बीच होता है। ठीक है, तो इसको 6% लाने का लक्ष्य रखा गया है कि भाई हम अपनी जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करेंगे। वहीं जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। देखिए पहले ये शिक्षा मंत्रालय होता था, इसका नाम बीच में बदल के मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय, इसको MHRD हम पहले बोला करते थे, MHRD, अब इसका नाम बदल दिया। ठीक है, अब ये इसका नाम नहीं है, अब इस नाम वापस से क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसका नाम रख दिया गया। अब जो महत्वपूर्ण है वो है कि भाई आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी, फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसी को शॉर्ट में मैं FLN कह रहा था इतनी देर से,
FLN, कि भाई FLN के नाम से प्रोग्राम जो है वो पूरे भारत में चलाया गया। और मुख्य रूप से ये यही है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्लास 2 तक के, इनकी बेसिक समझ होनी चाहिए, फाउंडेशन इन लिटरेसी, अक्षरों की पहचान, अक्षरों की समझ, ठीक है, मात्राओं की पहचान, उनकी समझ, ये हिंदी और फिर इंग्लिश के लिए भी, जैसे अल्फ़ाबेट्स को पहचान पाना, उन 2 लेटर्स वाले वर्ड पढ़ पाना, इस प्रकार की चीज़ें, न्यूमरेसी, नंबरों की, संख्याओं की पहचान, उनका जोड़ घटा, ये बेसिक चीज़ें जो हैं बच्चे कर पाएँ, इसी को लेकर के जो है ये प्रोग्राम FLN चलाया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है ये प्रोग्राम चलाया गया, जोर शोर से चलाया जाता है। KV में भी अगर आप देखें तो FLN काफ़ी जोर शोर से होता है। इसके अलावा बहुभाषिकता और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जो है जोर दिया गया। अगर आप देखें बहुभाषिकता, तो यही है कि भाई हमारा देश, क्योंकि अगर आप देखें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भाषा है वहाँ की स्थानीय भाषा, उसको विद्यालय में स्थान दिया जाए। ठीक है, तो इस पर भी जो है नई शिक्षा नीति पर जोर दिया गया है। विद्यालय में एक से ज़्यादा भाषाएं अगर हो सकती हैं तो उस पर भी, उसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो बहुभाषिकता होनी चाहिए, इस पर जोर जो है वो दिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है कि भाई कोशिश हो तो क्लास 5 तक तो कम से कम बच्चों को उसकी मदर टंग में पढ़ाओ, या जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाओ। ठीक है, और अगर संभव हो साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 या उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सिर्फ सुझाव दिया गया है। बाकी तो ये विद्यालय अपने संसाधन के अनुसार ही तय कर पाएगा, या जो कोई राज्य है वो अपने ही संसाधन के अनुसार तय कर पाएगा कि भाई हमें अपने राज्य में, अपने यहाँ किस प्रकार से शिक्षा देनी है कक्षा 8 या उससे आगे। ठीक है, तो कम से कम कक्षा 5 तक तो बच्चों को हम मातृभाषा में पढ़ाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी उस पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की, और जो बातें मैंने बताई हैं इसको एज इट इज़ आप याद ज़रूर कर लें, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये वीडियो हम यहीं रखेंगे, इतना ही। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। इस लेक्चर की फ्री PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो बार बार आप इसको दोहरा लीजिएगा, जिससे कि ये और बेहतर तरीके से आप इसको याद कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।